इमोशनल एक्सट्रीमिज्म हमारी फीड पर पिछले कुछ टाइम से यही एक चीज डोमिनेट कर रही है। गुस्सा, प्यार या ब्रेन रॉट, एवरीथिंग इन एक्सट्रीम। सोशल मीडिया हो या फिर मूवीज, इमोशनल एक्सट्रीमिज्म बहुत चलता है। रोते हुए चेहरे, आंखों से बहती हुई नदियां या फिर एक तरफा दर्द। हम सबकी फीड में पिछले कुछ दिन से यही सब चल रहा है। अब ये सब देखकर आप फोमो में आकर सैयारा तो जरूर देखने गए होंगे। एक ऐसी मूवी जो बनी तो 40-50 करोड़ के बजट में, और ये अपने डेब्यू वीकेंड के फर्स्ट 3 डेज ही लगभग 83 करोड़ पर क्लोज करती है। एंड मैं बता दूं, इट्स द हाईएस्ट ओपनिंग कलेक्शन फॉर अ डेब्यू फिल्म। एज पर द एस्टिमेट्स, सैयारा की लाइफ टाइम कलेक्शन 568 करोड़ रुपीस है। पर फिर क्वेश्चन आता है कि मोहित सूरी ने लव स्टोरीज तो और भी बनाई हैं, फिर क्या खास हो गया ऐसा सैयारा के साथ जो लोग पागल हो गए? आखिर क्यों लोगों के पागलों जैसे वीडियो सामने निकल करके आए? और आज हम इस वीडियो में डीपली समझेंगे कि आखिर इन मूवीज का हमारे दिमाग के ऊपर असर क्या होता है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर सिनेमा और क्रिकेट को एक फेस्टिवल की तरह माना जाता है। इन दोनों ही चीजों को लोग बचपन से रिलीजियसली फॉलो करते हैं। डेकेड से हम देखते आ रहे हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री एक आम आदमी की सोच, आइडियोलॉजी, चॉइसेस एंड सपनों को शेप करती है। और आपको यह भी समझना होगा कि मूवीज अभी से नहीं, पहले से ही प्रोपेगेंडा एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए यूज करी जाती है। अगर आज की बात ना करें, पुराने जमाने में जब मूवीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, लोग एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर के ऊपर रिलाई करते थे। एंशिएंट रोम के टाइम में बहुत बड़ा मीनिंग ऑफ एंटरटेनमेंट होता था कोलिसियम में होने वाली लड़ाइयाँ। यहाँ पर जो ग्लैडिएटर्स होते थे, यानी लड़ाई करने वाले जो लोग होते थे, उन्हें आपस में या फिर जानवरों से लड़ा दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। ये बात 81 AD की है, जब कोलिसियम बना था। इसमें होता कुछ इस तरीके से था कि 100 दिन तक ग्लैडिएटर्स ने गेम्स ऑर्गेनाइज करे एंड दिन खत्म होते वक्त अगर 10 लोग थे तो 10 में से 1-2 ही जिंदा बचते थे। शाम तक पूरा कोलिसियम खून से भर जाता था। लेकिन याद रहे, इसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया था। इसका सबसे बड़ा मकसद था लोगों को कंट्रोल में रखना। कोलिसियम में लोगों को ये तमाशा दिखाने के लिए आम लोगों से 1 रुपए भी नहीं लिया जाता। लोगों को जब फ्री में इतना एंटरटेनमेंट मिलता था तो वो इसे लीडर की जेनरोसिटी मानते थे। अरे हमारे लीडर कितने दयालु हैं, हमको इतना फ्री में एंटरटेनमेंट दे रहे हैं। एंड यही एक रीजन था जिसके वजह से लोगों का ध्यान एक्चुअल मुद्दों से हट जाता था। तो इस एंटरटेनमेंट का एक्चुअल पर्पस था सोशल कंट्रोल और लीडर की पॉपुलैरिटी को बढ़ाना। यहीं से तो वो कोट निकल करके आया, Give them bread and circuses and they will never revolt। मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात करी है, 11 लाख से ज्यादा व्यूज भी हैं उस वीडियो के ऊपर, और मैंने समझाया है कि कैसे यही चीज हमारे इंडिया में भी हो रही है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ऐसे ही एंटरटेनमेंट के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश ब्रिटिशर्स ने भी करी थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सेटअप किया था फैब, फिल्म एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड। अब इसका प्राइमरी काम यह था कि इंडियन फिल्म मेकर्स को लेकर के ऐसी मूवीज बनाना जो आम जनता के अंदर वॉर के सेंटिमेंट्स को प्रोपगेट करें। मूवीज जैसे डिफेंडर्स ऑफ इंडिया, आर्म्स फ्रॉम इंडिया और प्लेन्स ऑफ हिंदुस्तान, ऐसी कई फिल्में उस टाइम पे बनी जिनका सोल पर्पस होता था इंडिया में वॉर प्रोपेगेशन फैलाना। लेकिन फिर आगे चल करके 1940s में, उसी टाइम में इंडिया में इंडिपेंडेंस की लहर दौड़ रही थी, जिसके चलते ज्यादातर फिल्म मेकर्स ने इसे प्रोपेगेट नहीं किया। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद कई ऐसे फिल्म मेकर्स सामने आए जिन्होंने अपने काम के थ्रू सोशल इंपैक्ट क्रिएट किया। मूवीज लाइक अछूत कन्या, ये मूवी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करी। महबूब खान की डायरेक्ट की हुई मदर इंडिया, आई एम श्योर आपने अपने पेरेंट्स के साथ देखा होगा, मैंने तो देखा है, इट वाज अ कल्ट क्लासिक। और सत्यजीत राय की एपो ट्रायलॉजी पैरेलल सिनेमा को ग्लोबल स्टेज तक लेकर के जाती है, जहां पर इसे नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं। अब देखो, ये सारी मूवीज रियलिटी पर बेस्ड थी, ट्रेंड्स और सोशल इम्पैक्ट्स को कवर कर रही थी।
लेकिन फिर 1960s के खत्म होते होते इंडिया के पैरेलल सिनेमा को कमर्शियल सिनेमा ओवरटेक करने लग जाता है, जिससे कि वो अलग अलग टाइप की ऑडियंस को केटर करने लग जाते हैं। यहाँ पर 1960s में रोमांटिक तो 70s और 80s में एक्शन और एंग्री यंग मैन आने लग गया, और फिर 90s में फैमिली सेंट्रिक, और 2000 से तो सारे जॉनरा एक्सप्लोर होना शुरू हुए। और फिर यहीं से असली गेम शुरू होती है। ये फिल्म इंडस्ट्री एक चीज को बहुत अच्छे से क्रैक कर लेती है, होपलेस रोमांस एज अ जॉनरा। आप बस सोच के देखो, हम सबके दिमाग के अंदर एक परफेक्ट लव स्टोरी की पिक्चर किसने पेंट करी? साइको सिनेमैटिक्स नाम की एक पूरी फील्ड है जो साइंस, साइकोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी से ये समझने की कोशिश करती है कि ये जो मूवीज होती हैं वो हमारे ब्रेन पर क्या असर करती हैं, कैसे ऑन स्क्रीन ड्रामा, दर्द और रोमांस हमारे न्यूरल पाथवेज को शेप करता है। हमारा दिमाग बचपन से स्पंज के जैसा होता है। ये मैंने पहले भी बताया कि हम अपने बिलीफ एंड प्रेफरेंसेस सिनेमैटिक थीम के बेसिस में फॉर्म कर रहे होते हैं। बॉलीवुड ने हमें बचपन से एक अल्टीमेट प्यार का कैनवस दिखाया है। अब यहाँ पर हीरो अपनी जान दे, हीरोइन सब कुछ ठुकरा दे, हर दर्द, सैक्रिफाइस, पेन को ट्रू लव स्टोरी का नाम दे दिया जाता है। अब एक आम आदमी के दिमाग में ये सारे इंस्टेंसेस प्रूफ बन जाते हैं ट्रू लव का, और इस फिनोमेना को बोलते हैं इमोशनल इम्प्रिंटिंग। यहाँ पर हमारी चॉइसेस हमारी सराउंडिंग डिसाइड करती हैं। हम जिस भी चीज़ से सराउंड होते हैं हमारी वही रियलिटी बन जाती है। अब चाहे वो सराउंडिंग सही हो या गलत, वी डोंट रियली क्वेश्चन इट। एग्जाम्पल के लिए कबीर सिंह मूवी। अब जिस तरीके से मूवी का हार्ट ब्रेक सीन फेमस है, वो असली जिंदगी के हार्ट ब्रेक को भी वैसे ही मेलोड्रामेटिक या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बना देता है, जो लोग उससे खुद को सराउंड रखते हैं उनके लिए। और याद रहे, इसका उल्टा भी हो सकता है। मूवीज लाइक 3 इडियट्स ना जाने कितनों की जिंदगियां बदल देती हैं। ना जाने कितनी ऐसी इम्पैक्टफुल मूवीज हैं जिनको देख करके एक्चुअली में व्यूअर की लाइफ में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाते हैं। तो एक चीज समझ लो, सिनेमा हमेशा इमोशन बेचता है, बट रियल लाइफ में काम आता है एग्जीक्यूशन, स्पेशली जब हर चीज डिजिटल होती जा रही। आजकल हर बिजनेस, फ्रीलांसर, स्टार्टअप एक ही चीज ढूंढ रहा है, जल्दी से डॉक्यूमेंट साइन करवाना बिना प्रिंट और स्कैन के ड्रामा के। और इसी चीज को काफी अच्छे से सॉल्व कर रहा है ऊडो का ई साइन ऐप, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स कस्टमाइज कर सकते हो, साइन कर सकते हो, और इसका वर्कफ्लो भी काफी इजी है। बस पीडीएफ अपलोड करो और फिर उसमें अपने हिसाब से नेसेसरी चेक बॉक्स टिक करो। क्लाइंट और खुद के नाम और सिग्नेचर के लिए फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करो। अगर कोई भी फील्ड मैंडेटरी है तो उसे स्पेसिफाई करो, और कंफ्यूजन ना हो तो आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हो कि किसको कौन से ऑर्डर में बॉक्सेस फिल करने होंगे। साइन करने के लिए 3 ऑप्शंस हैं: ऑटोमेटिक सिग्नेचर, ड्रॉ योर ओन सिग्नेचर, या फिर अपनी साइन की फोटो अपलोड करना। आप यहाँ रिमाइंडर भी सेट कर सकते हो। अगर 4 दिन बाद भी क्लाइंट के एंड से कोई रिस्पॉन्स ना आया तो ऊडो अपने एंड से ही उन्हें एक रिमाइंडर ईमेल भेज देता है। अब इससे आपको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करने की भी जरूरत नहीं है, और डॉक्यूमेंट्स के स्टेटस आप डैशबोर्ड में देख सकते हो कि साइन हुआ है या नहीं। और तो और ये सब बिल्कुल सिंपली आप डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों जगह कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, फर्स्ट ऐप लाइफ टाइम फ्री है, बिना किसी होस्टिंग या सपोर्ट के। बस ई साइन करो, ट्रैक करो और काम तमाम। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो खत्म होते ही चेक कर लेना। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आपको समझ में आ रहा है, जितनी भी मूवीज होती हैं, चाहे निगेटिवली या पॉजिटिवली, अपनी ऑडियंस के साथ में एक पैरा सोशल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना शुरू कर देती हैं। पैरा सोशल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि हम अपने फेवरेट कैरेक्टर को इतना डीपली फॉलो करने लग जाते हैं, उनकी लाइफ, उनके एटीट्यूड, उनके जज्बात हम अपने रियल लाइफ में फील करने लगते हैं, और हम उन्हें अपने रियल लाइफ में अपना दोस्त समझने लग जाते हैं। कुछ लोग लवर समझने लग जाते हैं और कुछ लोग फैमिली मेंबर। इसीलिए तो लोग अपने आप को डाई हार्ट फैन बोलते हैं। वो स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। क्यों आपको नहीं लगता है एक फिक्शनल हीरो हीरोइन के हार्ट ब्रेक सीन को देख करके आप इतना दर्द में डूब जाते हो कि आप रोने लग जाते हो? Isn't it पैरासोशल अटैचमेंट? आपको लगने लग जाता है कि वो ऑन स्क्रीन फ्रेंड हैं या फिर पार्टनर हैं, और उनकी स्टोरी का एक एक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ने लग जाता है। जैसे आदमी के दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है, यार गीत के जैसा कोई दोस्त चाहिए, या फिर वहां पर एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, या फिर कोई बोलता है कि आई वॉन्ट समवन हु क्राइज फॉर मी लाइक क्रिश कपूर।
अब यही पैरासोशल रिलेशनशिप के वजह से सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर भी इन्वोक हो जाता है। वो 160-180 दिन से शाहरुख खान के घर के बाहर लड़का खड़ा हुआ है, अब उसको 200 दिन हुआ जा रहा है, 250 दिन हुआ जा रहा है, वो खड़ा है सिर्फ उनकी एक झलक को देखने के लिए। एंड फिर बर्थडे आता है तो सबको पता है कि फिर क्या होता है, किस तरीके का क्राउड बैंड स्टैंड में लग जाता है। अब ये पैरासोशल रिलेशनशिप को सैयारा की पीआर टीम बहुत अच्छे से समझती थी और उसने इसी का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से किया है। भाई स्टार्टिंग में तो सबको लगा ना कि एक नॉर्मल मूवी है, कुछ टाइम में आएगी और उसके बाद में आकर के नॉर्मली चली जाएगी जैसे होता रहता है। लेकिन फिर सामने आते हैं दो ऐसे चेहरे जिन्हें पहले तो किसी ने देखा ना हो और फिर ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई पॉडकास्ट, ना ही कोई मॉल लॉन्च, ना ही कोई कॉलेज कैंपस प्रमोशन, किसी भी तरीके का मार्केटिंग बिल्कुल नहीं। अगर हम थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में देखें तो जब भी किसी स्टार किड का डेब्यू होता है तो हम उनकी लाइफ के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं। और इससे क्या होता है ना कि आदमी पहले से ही एक एक्सपेक्टेशन बना लेता है अपने दिमाग के अंदर। ये सारी चीजें सैयारा मूवी के एक्टर्स के पीछे जो लोग थे उन्हें पता थी, क्योंकि लोग ऑलरेडी कोई ना कोई नैरेटिव सेट कर लेते हैं दिमाग में और लोग पहले से ही रोस्ट वीडियोस बनाने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ कि वो स्टार किड है। एंड ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये तो खुद मोहित सूरी की बात है। I think somehow Yashraj has managed to do, and I've contributed to that, keep them away from so-called need for fame. That's why they're not here out there promoting. Exactly, right. And that is why they let the movie and social media do their work. Gulf News इसे strategic silence paired with orchestrated noise बोलता है। और अगर आप ये दोनों लीड एक्टर्स की इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी देखते उस टाइम पे, अभी तो ऑफ कोर्स इनके फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, जैसे लॉन्च हुई है उस टाइम पे, तो इनके जो फॉलोअर्स थे इन कंपैरिजन टू अदर स्टार किड्स काफी कम थे। अब इनकी पॉपुलैरिटी का रीजन इनकी ऑडियंस भी है, जो कि 15 से 22 साल की ऑडियंस है, जो कि इस थीम में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखती है। उन्हें चाहिए एस्केपिज्म, मतलब उनके दिमाग में एक रोमांटिक आइडलाइजेशन कर दिया जाता है। अगर आप एग्जांपल्स के लिए टिपिकली रोम कॉम को ही देख लो तो जो कैरेक्टर होते हैं वो काफी स्टीरियोटाइप्ड और प्रॉब्लमैटिक होते हैं। मेल लीड हमेशा इमोशनली इमेच्योर होता है, अपने दर्द और ऑब्सेशन से वल्नरेबल दिखाई देता है, पर मैस्कुलिनिटी को डोमिनेंस, कंट्रोल और सोशल नॉर्म्स के खिलाफ रेबेलियन में दिखाता है। अब ये जो पैराडॉक्स है ये हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी से जुड़ा हुआ है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि जो मर्द होता है वो अपनी पावर किसी पर कंट्रोल करके दिखाता है, चाहे वो इमोशनली सफर कर रहा हो। अब इसमें बहुत सारे एक्ट आ जाते हैं, जैसे कि कंसर्न न लेना, स्टॉक करना, किसी का पीछा करना, ठीक है, अल्कोहलिज्म, उसके बाद में मतलब गुंडागर्दी, मार धाड़, स्मोकिंग, और उसकी जगह फीमेल लीड को बहुत ज्यादा सबमिसिव, सॉफ्ट स्पोकन एंड कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि वो बनी ही है मेल लीड को फिक्स करने के लिए। और इसमें भी क्या है, अगर फीमेल को ये एम्पावर्ड दिखाना चाहते हैं तो उसमें भी ये स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ना जाने और क्या चीजें दिखाते हैं, उसके थ्रू ये एम्पावरमेंट को प्रमोट करते हैं। अब फिर यहाँ पर लोग एक स्टेटमेंट देंगे कि अरे भाई फिल्म को फिल्म की तरह लो, बट लोग फिल्म को फिल्म की तरह नहीं लेते हैं और इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। अभी कुछ साल पहले की बात है, एक आदमी को ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट में खड़ा कर दिया गया, 32 साल का आदमी, और उसके ऊपर क्या एलिगेशन लगा, 2 लड़कियों को, एक को 18 महीने और एक को 4 महीने से कॉन्टिन्यूसली पीछा करना, उनके पीछे पड़े रहना, ये चीज वो बंदा कर रहा था। और जब कोर्ट में उससे पूछा गया तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो वो बोलता है कि मैं बॉलीवुड से इंस्पायर्ड हूं, अगर किसी लड़की के पीछे लग जाओ तो वो आपके प्यार में पड़ जाती है। चलो ये तो खाली पीछा लगने वाली स्टोरी है, और कुछ अलग अलग स्टोरीज हैं जो दिमाग हिला देंगी। फ्लाइट अटेंडेंट निकिता की स्टोरी है, जो कि बाहर से अपने गांव आती हैं अपने घर वालों से मिलने, और गांव में एक टिकटॉक स्टार रहता है अश्विन कश्यप, जिसे लोग जॉनी दादा के नाम से जानते हैं। अश्विन और निकिता के परिवार तो एक दूसरे को जानते थे और अश्विन काफी टाइम से निकिता के अंदर इंटरेस्टेड था, लेकिन ऑफ कोर्स निकिता तो बाहर रहती थी, निकिता के अंदर अश्विन के लिए कोई फीलिंग्स भी नहीं थी। अच्छा चलो, अश्विन के दिल में बहुत कुछ था, निकिता के दिल में कुछ नहीं था। अब अश्विन को पता चलता है निकिता की शादी होने वाली है, और उसके बाद में अश्विन क्या करता है, अश्विन निकिता के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो उसकी जिंदगी खत्म कर देता है। बाद में वो अपने आप को भी मार लेता है, उसके ऊपर और भी लोगों के मारने के एलिगेशन थे। एंड बाद में जब रिसर्च होती है तो क्या पता चलता है
कि वो भैया फैन था कबीर सिंह का। इवन वो इतना ज़्यादा वीडियोस भी क्रिएट करता था। कबीर सिंह से उसका एक वायरल क्लिप था, जो मेरा नहीं हो सकता उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। बाद में यहाँ तक पता चला कि ही यूज्ड टू पोस्ट शाहिद कपूर पिक्चर्स ऑल्सो ऑन हिज प्रोफाइल, जहाँ पे वो कबीर सिंह के फोटोज निकाल करके अपने प्रोफाइल पे डाला करता था। इतना हाईली इंस्पायर्ड था उस कैरेक्टर से वो। अब इसी को इमोशनल मिमिक्री कहते हैं, जब हम अपने फेवरेट हीरो हीरोइन को एक कैरेक्टर के अंदर देखते हैं और इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम उस कैरेक्टर को मिरर करने की कोशिश करते हैं अपने अंदर। हमारे ब्रेन में एक्चुअली में मिरर न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। लोग इतना ज़्यादा डीप चले जाते हैं कि मूवीज़ के कैरेक्टर के जो इमोशंस होते हैं उसे इतना फील करने लगते हैं कि ये वैसे ही बिहेव करने लग जाते हैं रियल लाइफ में। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो पोर्ट्रे होता है उसी को लोग रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। आप हार्ट ब्रेक का ही एग्जाम्पल ले लो कि बॉलीवुड में जब भी हार्ट ब्रेक होता है तो कभी भी थेरेपी, कभी भी कंसल्टेशन, इसका कोई जिक्र नहीं होगा। वहां पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन दिखाते हैं। मतलब आदमी ड्रिंक करना शुरू करे दे रहा है, देवदास बन रहे हैं लोग, खुद को ही खत्म करे दे रहे हैं। क्यों पीते हो इतना कि बर्दाश्त ही न कर पाओ? कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है? हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। कुछ इस तरीके से हार्ट ब्रेक को पोर्ट्रे किया जाता है एंड लोग इसी को रियल लाइफ में रेप्लिकेट करते हैं। आई गेस 95% बॉलीवुड मूवीज अगर आप उठा करके देख लो तो उसमें कभी भी कोई थेरेपी, कभी भी कोई कंसल्टेशन, इसका जिक्र नहीं होगा। तो अब आपने जब समझ लिया कि हम अपने इमोशंस को फिल्मों के थ्रू कॉपी करते हैं, और पिक्चर के एंड में तेरे नाम वाले का हालत देखा था। रियल लाइफ में जूते पड़ेंगे, जूते अपने आप को ही तकलीफ दोगे। अब इसी में एक बहुत बड़ा पहलू है जो हमें मोटिवेट करता है ये सब चीजें करने के लिए, जो कि है मार्केटिंग एंड इमोशनल अटेंशन इकोनॉमी। आज का जो मीडिया इकोसिस्टम है उसने इमोशनल वल्नरेबिलिटी को एक कमोडिटी बना दिया है। आज इमोशनल पेन जो है वो स्टूडियोज के लिए पैसे में कन्वर्ट हो गया है। पेन बिक रहा है इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, मर्चेंडाइज एंड वायरल रील्स, एंड लोग उसे बार बार ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिक लव के ऊपर आपको बहुत सारे सैड सॉन्ग्स मिल जाएंगे। ये सारे सॉन्ग्स यूथ के इमोशनल पेन को एम्पलीफाई करते हैं। सॉन्ग्स वायरल करा दिए जाते हैं, स्पॉटिफाई पर प्लेलिस्ट बन जाती है, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स पर रील्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और ऑडियंस अपनी फीलिंग्स में खो जाती है। मतलब अपने दर्द पे पैसा खर्चा करती है। सैड सॉन्ग सुनना, वो ड्रामेटिक डायलॉग्स को शेयर करना। आई एम श्योर आपके व्हाट्सएप पे 2-4 बंदे होंगे जो डेली व्हाट्सएप पे ऐसा स्टेटस रखते होंगे जिसमें कोई ना कोई ड्रामेटिक डायलॉग होता होगा, जहाँ पर वो अपनी एक्स के लिए कुछ लगा रहे होंगे या कुछ ना कुछ रहता होगा 100%। अब ये एक साइकिल है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जहाँ पर इमोशनल सेलिंग होती है। लोग जितना ज्यादा दर्द दिखाएंगे उतना ज्यादा वायरल होंगे। यही चीज तो सैयारा मूवी की टीम ने करी। लोग फूट फूट करके रो रहे हैं और आपको क्या लगता है वो सारे वीडियोस रियल हैं? बिल्कुल नहीं भाई। उसको बनाया गया, उसको क्रिएट किया गया, उस तरीके से उसकी मार्केटिंग करी गई है कि कोई नहीं बोल सकता है कि वो वीडियोस रियल हैं या फिर फेक हैं। भाई पूरी मूवी खत्म हो गई, एक बंदा नहीं रो रहा है, यहाँ पे स्कैम हो गया हमारे साथ। आप खुद सोच करके देखो, अचानक से ऐसे वीडियोस बड़े बड़े अकाउंट से पोस्ट होना शुरू हो गए, बड़े बड़े मीम पेजेस से पोस्ट होना शुरू हो गए, जहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं वो वीडियो, यानी कहीं से बन के आ रहे हैं और वो अकाउंट्स उन्हें शेयर कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे वीडियोस के लोग लोटे पोटे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे चीज कर रहे हैं हॉल के अंदर, थिएटर के अंदर। ये सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं करता है, ये करवाया जाता है लोगों से। बिकॉज मार्केटिंग टीम नो दैट कि अगर हम कुछ एक्सेप्शनल कर देंगे, अगर हम ज्यादा पेन दिखा देंगे, कोई आदमी सर पटक रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, तो हमारा ज्यादा प्रॉफिट होगा। लोग सोचेंगे ऐसा क्या देख लिया इसने, और लोग उस बंदे का रिएक्शन देख देख करके बार बार टिकट लेकर के अंदर आएंगे। एक बार खुद मूवी देख लेंगे तो अपने परिवार को दिखाने लाएंगे, अपने दोस्त को दिखाने लाएंगे, वो सोचेंगे भाई तू भी चल के देख, तू भी चल के देख। एंड ये कॉन्टिन्यूसली एक साइकिल है जो चलता रहेगा। बिकॉज हर बंदे की फीड में वो वीडियोस जा रहे हैं ना, हर बंदे के फोन में वो वीडियो आ रहा है कि आज कोई लड़की रो रही है, आज कोई लड़का रो रहा है। और ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। मैंने क्या बोला आपको, इमोशनल सेलिंग चल रही है।
अब देखो यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करता हूँ। कहा जाता है मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑफ कोर्स अब इसमें सिनेमा भी एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अब सिनेमा कैन बी सब्जेक्टिव बट एक बात तो समझने वाली है कि आने वाली जनरेशन के अंदर यही ट्रेंड्स को सेट करता है। फॉर एग्जाम्पल रैश ड्राइविंग, स्मोकिंग, गुंडागर्दी, वल्गैरिटी को यही नॉर्मलाइज करता है। पिक्चर जरूर देख लेना, लेकिन ये जो कैरेक्टर साले वो कभी फॉलो नहीं करना। ये लूजर कैरेक्टर है कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए। नहीं होता, आगे बढ़ो लाइफ के अंदर। बालों तक की हेयर स्टाइल वगैरह फॉलोइंग ठीक है, कपड़ों तक की फॉलोइंग, लेकिन एक जो पर्सनालिटी की फॉलोइंग उस फिल्म की बहुत गलत होती है। कहीं ना कहीं जनरेशन उन्हीं ट्रेंड्स को फॉलो करेगी जो वो देख रहे हैं। अगर लोग कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवीज को इतना ज्यादा अटेंशन देंगे तो 100% लोग उसको रेप्लिकेट करेंगे रियल लाइफ में। मैंने तो डेडिकेटेड वीडियो बनाई एनिमल मूवी से लेकर के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के ऊपर। क्यों ये गलत है? आज लोग इन ट्रेंड्स को फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। सिर्फ जेनजी ही नहीं, अल्फा जनरेशन भी, छोटे छोटे बच्चे भी इन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे रील्स वायरल हो रहे हैं। जगह जगह मुंह मारने वाले लोग भी सैयारा मूवी देख के इमोशनल हो रहे हैं। The entire point of this video is to understand कि मूवीज को अगर देखना है तो काफी माइंडफुली देखो और एक चीज को समझने की कोशिश करो कि वो आपके दिमाग में डालना क्या चाहते हैं। इंटेंशनली अपने दिमाग के अंदर कूड़ा भरना बंद करो। आपको पता है कि रियल एंड रियल लाइफ में डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्यों उस चीज को अपने अंदर उतारना शुरू कर दो और एक पैरा सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करके अपनी ही आइडेंटिटी को फेक करना शुरू कर दो। I've never had a sip of alcohol in my life. How will I know what it is to be high like that? I don't know. Maybe it just comes in my characters. I don't know. That side of me never comes in real life. बहुत ज्यादा जरूरी है अपने एंटरटेनमेंट की चॉइस को समझना और उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने इमोशंस को अपने ओनरशिप में लेना। आप अपने इमोशंस के मालिक खुद हो। किसी भी मीडिया को अपने दिमाग पर इतना मत हावी होने दो कि वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू कर दे। मूवीज तो हमें सिखाती ही है कि सब कुछ दिल से सोचो, बट लाइफ चलाने के लिए दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी ये वीडियो? मैंने थोड़ा इस वीडियो को छोटा ही रखा है क्योंकि मैसेज मुझे बस इतना देना था कि ऐसी मूवीज़ का इम्पैक्ट क्या होता है साइकोलॉजिकली आपके ब्रेन के ऊपर। एंड आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में आप और टॉपिक्स दे सकते हो #टॉपिक करके। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं। एंड यस, हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है ऐसे वीडियोस को बनाने में। एंड हम ज़रूर ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर यहाँ तक अभी भी देख रहे हो तो बस इतना आकर के लिख दो लास्ट तक देखा। हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो लास्ट तक कंप्लीटली वीडियो को देखते हैं, अपना अटेंशन ऐसे वीडियोस को देते हैं जो एक्चुअली में कुछ वैल्यू ऐड करें उनकी लाइफ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। @mahi energy मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।